मॉर्निंग बच्चों। बेटे सबसे पहले हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो मैंने कल आप लोगों से पूछा था। प्रीवियस वीडियोज में मैंने जो क्वेश्चन पूछा था, तो मैं हर दिन उन क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बताऊंगा उसके जस्ट दूसरे दिन। तो आप लोग अपने आंसर को जरूर, और आप लोग अपने आंसर जरूर भेजा करिए, सो दैट आई कैन नो दैट यू आर प्रॉपरली seeing the video and are able to give the answer। तो इस वजह से आप लोग अपने आंसर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में भेजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजिए, ज्यादा से ज्यादा सब लोग आंसर भेजिएगा, ताकि मैं देख सकूं कि हाँ आप लोग को पढ़ रहे हो। तो बच्चों मैं पहले क्वेश्चन के आंसर डिस्कस करता हूँ जो कल मैंने पूछा था। कल मैंने पूछा था बेटा कि मतलब टॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के किन स्टेट से पास आउट होता है। तो मैं आपको बता दूं, टॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को बच्चों दो पार्टों में डिवाइड करता है, नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। टॉपिक ऑफ कैंसर से इंडिया डिवाइड होता है, तो पहला बेटा गुजरात से पास आउट होता है, थोड़ा सा पोर्शन राजस्थान का भी टच करता है टॉपिक ऑफ कैंसर को। तो गुजरात राजस्थान का बच्चों थोड़ा सा पोर्शन ऐसे टच करता है। मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। तो सबसे पहले देखो गुजरात, फिर दूसरा बच्चों राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। These are the 8 states from which our topic of cancer is passing। हाँ, कभी एक बार बच्चों सिविल में पीसीएस में क्वेश्चन पूछा था कि किस स्टेट की कैपिटल टॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती है। तो झारखंड की कैपिटल रांची, याद रखना बच्चों, आज झारखंड की कैपिटल रांची ऑन टॉपिक ऑफ कैंसर पर ही पड़ती है। ठीक है, टॉपिक ऑफ कैंसर के नजदीक में, अगर झारखंड नजदीक में कौन है तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है बच्चों। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का था बच्चों कि सेकंड क्वेश्चन वाज दैट कि क्या रीजन है कि मुंबई में ज्यादा बारिश होती है, जबकि वहीं थोड़ी दूर पर नागपुर है, नागपुर में बारिश कम होती है। तो बच्चों मैं बताया था कि बारिश होने के लिए मानसूनी हवाओं का ऊपर उठना जरूरी है, जबकि मुंबई बच्चों यहाँ पर पड़ता है, प्लेन एरिया में पड़ता है। जो वेस्टर्न घाट से जो ये अरब सी से हवाएं आती हैं, वो जब ये वेस्टर्न पर्वत के सहारे ऊपर उठती है, तो यहाँ पर ये ठंडी होकर के कंडेंस होकर के आपको बारिश करती है। इस वजह से मुंबई को अच्छी खासी रेनफॉल मिल जाती है। लेकिन हमारा जो नागपुर की लोकेशन है बच्चों, जो हमारे इसकी पुणे की लोकेशन है, वो बच्चों यहाँ पर पड़ता है, प्लेट्यूज एरिया में पड़ जाएगा, जिसका रीजन है कि यहाँ तक वो हवाएं पहुंचती नहीं है और पुणे को कम बारिश मिलती है, ये एक रीजन है। फिर तीसरा क्वेश्चन था आप लोगों क्वेश्चन बच्चों कि अगर हम कुछ सिटीज दिए थे और वो बताए थे कि इन सिटीज को अकॉर्डिंगली टू डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रेनफॉल के रूप में एक्सप्लेन करिए। तो मैंने पहले बताया था बच्चों आपका जो कोलकाता है, क्योंकि ईस्ट बंगाल की खाड़ी से जो मानसून जा रहा है, यही मानसून बारिश करेगा। और इधर जब वेस्ट में इधर जो मैंने बताया था, ये जो आपकी अरावली हिल्स है, अरावली हिल्स से बेटा इसका जो एक्सटेंशन है वो नॉर्थ एंड साउथ है, जिसकी वजह से बच्चों जो अरबन सी का जो वो आता है, अरबन सी से जो मानसून आता है, वो बच्चों इस पहाड़ी के थ्रू ऊपर नहीं उठता, बल्कि उसके साइड से वो आगे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इधर राजस्थान पंजाब में बारिश कम हो पाती है। ठीक है, तो इधर ईस्ट मानसून से मीन्स बे ऑफ बंगाल से ज्यादा बारिश होती है। तो इस वजह से कोलकाता में सबसे ज्यादा बारिश होगी, फिर पटना में होगी, फिर इलाहाबाद में होगी, फिर कानपुर में होगी, फिर दिल्ली में होगी और जयपुर में फिर कम होगी। तो ईस्ट से वेस्ट में अगर हम जाएंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेनफॉल होगा, अगर वेस्ट से ईस्ट की तरफ आएंगे सिटीज के हिसाब से तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मानसून होगा। ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। फिर मैंने बताया था बच्चों कि अब आज हम लोगों को एग्रीकल्चर का एक्टिव फार्म पढ़ना है कि एग्रीकल्चर क्या होता है बच्चों, एग्रीकल्चर से क्या प्रॉफिट है। इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, यू नो दैट इंडिया का मेन बिजनेस है, जो इंडिया की 60% पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इनडायरेक्टली तो और ज्यादा परसेंटेज में पॉपुलेशन डिपेंडेंट है, बट डायरेक्टली भी आज भी इंडिया की 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि गांव की तो 90% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है, और 90% पॉपुलेशन आज भी नो कि इंडिया की लगभग 65% पॉपुलेशन आज भी गांव में रहती है। इंडिया को गांव का देश कहा गया है और इंडिया में लगभग 6 लाख गांव हैं, इंडिया में लगभग 6 लाख विलेजेस हैं।
तो इस तरीके से इंडिया का जो मेन, इंडिया के लोगों का, इंडिया का जो मेन ऑक्यूपेशन है फ्रॉम ब्रिटिश पीरियड से भी आज तक भी यहाँ की जो इकोनॉमी है वो काफी हद तक डिपेंडेंट है ऑन द एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। तो एग्रीकल्चर के बारे में मैंने पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया था कि एग्रीकल्चर बिलोंग्स, बच्चों एग्रीकल्चर फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की एग्रीकल्चर बिलोंग फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या हुआ करता है बच्चों, जो हमारे मतलब इनकम ऑफ कंट्री के जो डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट सेक्टर्स हैं, उन सेक्टर को हम तीन पार्ट में बेटे क्लासिफाइड करते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में वो सारे सेक्टर्स आते हैं जिसमें जो वर्क ऑफ प्रोडक्शन होता है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन नेचर होता है, दैट इज प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मेन एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर इज द मेन एग्जाम्पल ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। इस वजह से प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर पॉपुलरली एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है। प्राइमरी सेक्टर को पॉपुलरली एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है बच्चों। तो प्राइमरी सेक्टर का मेन पार्ट जो है वो, मेन कंपोनेंट जो है वो एग्रीकल्चर है। फिर जैसे एनिमल्स ब्रीडिंग, एनिमल्स रेयरिंग ऑफ एनिमल्स है, रियरिंग ऑफ एनिमल्स है, फिश एपीकल्चर है, पिसीकल्चर है, सेरीकल्चर है, ये जितने कल्चर एनिमल्स का हम रेयरिंग करते हैं ये सब के सब बच्चों प्राइमरी सेक्टर में। जहां माइनिंग है, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। तो जब माइनिंग, तो जहां पर वर्क ऑफ प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्शन की चीजें हैं वो डिपेंडेड ऑन नेचर पर हैं, उनको बेटा हम लोग प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरर सेक्टर होता है जहां पर पूरा वर्क ऑफ प्रोडक्शन यानी प्राइमरी सेक्टर से प्रोडक्ट मटेरियल को बाई डिफरेंट इंडस्ट्रीज के थ्रू प्रोडक्ट मटेरियल में कन्वर्ट किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसे हम लोग बेटा सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर का बेस्ट एग्जाम, मतलब बेस्ट जो कंपोनेंट है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर है। इसी वजह से सेकेंडरी सेक्टर को पॉपुलरली इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंडरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज ए इंडस्ट्रियल सेक्टर। तीसरा सेक्टर बच्चों हमारा टर्सरी सेक्टर आता है। टर्सरी सेक्टर में हमारा पूरी सर्विस सेक्टर आती है, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, ऑल दीज, चाहे इंश्योरेंस हो, ऑल दीज सर्विसेज आर आल्सो इंक्लूडिंग टू द टर्सरी सेक्टर। तो बेसिकली हमें ये बताना था कि एग्रीकल्चर बेटे प्राइमरी सेक्टर्स है एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर बेटे, एग्रीकल्चर वेरी इंपॉर्टेंट है इंडिया के एंगल से, क्योंकि एग्रीकल्चर दो तरीके से इंपॉर्टेंट है बच्चों। पहला, एग्रीकल्चर हमारे फूड प्रोडक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, फूड के लिए प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया की पॉपुलेशन बच्चों, इंडिया की पॉपुलेशन इस समय 121 या 122 करोड़ जो भी है अप्रॉक्सीमेट में, जो 130 करोड़ के अप्रॉक्सीमेट में हम कंसीडर करें तो सोचो बेटा 130 करोड़ पॉपुलेशन के लिए फूड का प्रोडक्शन करना, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट वर्क। सोचो जब हमारा एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज नहीं थी तब 30 करोड़ पॉपुलेशन एट द टाइम ऑफ द गेटिंग ऑफ द फ्रीडम ऑफ इंडिया 1947 में इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो लगभग 30 करोड़ थी बच्चों। और वो 30 करोड़ पॉपुलेशन में भी लोग भूखों मरते थे ब्रिटिश टाइम पे बिकॉज ऑफ द बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। देयर वाज लेस प्रोडक्शन, लो इरिगेशन फैसिलिटीज एंड lack of seeds and modern method of the agriculture, these were the लेकिन आज बच्चों 130 करोड़ पॉपुलेशन हो रही है तो भी हमारे देश की पॉपुलेशन ना केवल सेटिस्फाई हो रही है फूड से, बल्कि हम लार्ज अमाउंट में एक्सपोर्ट भी करते हैं डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो ये हमारे एग्रीकल्चर की मॉडर्निटी या रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर सेक्टर का एग्जाम्पल है। तो पहला बेसिक मेरे कहने का मतलब है एग्रीकल्चर क्यों इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड द फूड्स टू द इंटायर पीपल ऑफ द कंट्री। और दूसरा बच्चों, एग्रीकल्चर में ना केवल हम फूड करते हैं बट कि एग्रीकल्चर आल्सो प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर दोज इंडस्ट्रीज विच आर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। डिफरेंट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के लिए बेटे एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जैसे हम कहते हैं शुगर इंडस्ट्री है, तो शुगर इंडस्ट्री में बेटा शुगर का फार्मेशन, शुगर मैन्युफैक्चर किया जाता है बाय द फ्रॉम द शुगर केन। तो शुगर केन कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। या आपके जूट इंडस्ट्री है, जूट इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल क्या है, जूट है। जूट का है, जूट इज द पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर। यू नो दैट बंगाल इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द जूट। द सेम लाइक कह दीजिए कॉटन टेक्सटाइल, इंडिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है बेटा टेक्सटाइल सेक्टर है। इंडिया में सबसे ज्यादा, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के एंगल से देखा जाए, चाहे वो फॉरेन इनकम को गेन करने के एंगल से देखा जाए, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के एंगल से देखा जाए, चाहे वो जिस एंगल से देखा जाए, इंडिया का सबसे बेस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर टेक्सटाइल इंडस्ट्रियलाइजेशन है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भी रॉ मटेरियल बच्चों हमारी का इंडस्ट्री एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है, दैट इज कॉटन। कॉटन इज द रॉ मटेरियल ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड इट आल्सो कम from the agriculture. As you know that Gujarat and Maharashtra are famous. Gujarat, Maharashtra and some part of Madhya Pradesh, western part of Madhya Pradesh is famous for the growing of the cotton.
तो बेसिक हमारे कहने का मतलब है एग्रीकल्चर इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड द फूड एज वेल एज इट आल्सो प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। आफ्टर दैट बच्चों हम देखते हैं कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर प्रोसेस है वो हर स्टेट में सिमिलर नहीं है। द प्रोसेस ऑफ द एग्रीकल्चर इन ऑल ओवर इंडिया इज नॉट सिमिलर इन ऑल द स्टेट। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो पंजाब का एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज्ड है, जबकि यही अगर ईस्ट के स्टेट अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम इनकी कंडीशन देखा जाए या नागालैंड की कंडीशन देखा जाए तो वहाँ पर बहुत बैकवर्डनेस है। और पंजाब में देखा जाए तो लगभग 90% लैंड में हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी को कंटिन्यू कर रहे हैं, जबकि बच्चों यही अंडमान निकोबार में देखा जाए तो केवल 10 से 5% सेक्टर पे लैंड पे ही हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, बिकॉज वहाँ पर 90% एरिया इज कवर्ड बाय द फॉरेस्ट। तो बेसिक मेरे कहने का मतलब है इस डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट द वे। और क्यों? क्योंकि बच्चों ये डिफरेंट चीजों पे डिपेंड करता है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आर डिपेंडेंट ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब देखते हैं कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी, मैंने कल बताया था बेटा कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज किस किस बात पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले बेटा सॉइल पे डिपेंड करती है, टाइप्स ऑफ सॉइल। फिर बच्चों वहाँ की टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करती है कि वहाँ के लोग टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करती है कि वहाँ के लोग एजुकेशन पे, कि वहाँ के लोग कितने एजुकेटेड हैं और किस तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। फिर इसके बाद बच्चों देखा जाए तो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। मैंने बताया था कि टेम्परेचर पर डिफरेंट क्रॉप्स या ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टाइप्स ऑफ सॉइल पे डिपेंड करता है। इसके बाद बच्चों इकोनॉमी पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स की एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए लार्ज नंबर ऑफ में मनी की भी जरूरत पड़ती है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर मतलब मनी इंटेंसिव एग्रीकल्चर में इट रिक्वायर्ड मनी, तो वहाँ पर मनी की भी जरूरत पड़ती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। टेक्नोलॉजी, मनी, इरिगेशन फैसिलिटीज, सॉइल, टेम्परेचर, क्लाइमेटिक कंडीशन, दीज आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द एग्रीकल्चर ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट और लोकल पर्टिकुलर एरिया। तो बच्चों इस तरीके से इंडिया को सब कॉन्टिनेंट, मैंने कल बताया था कि ज्योग्राफिकली क्यों कहा जाता है, क्योंकि इंडिया को सब कॉन्टिनेंट ज्योग्राफिकली कहने का मेन पर्पज है कि इंडिया में ऑल टाइप्स ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन, चाहे वो आपका राजस्थान जैसा सूखा एरिया हो वो भी प्रेजेंट है जहाँ पर कैक्टस वगैरह के प्लांट उगते हैं, या बहुत ज्यादा बारिश वाला एरिया इंडिया में ही पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड है। मानिसा रामपुर में सबसे ज्यादा बारिश होने का रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो वो भी इंडिया में ही है। इंडिया में बेटे कड़ाके की सर्दी, जम्मू कश्मीर जैसे एरिया में जहाँ पर हमेशा सर्दी पड़ती है और एप्पल जैसे प्लांट ट्री उगाए जाते हैं, तो वहाँ पर भी देखो वो भी क्लाइमेटिक कंडीशन है। मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशन तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला का मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशन भी प्रेजेंट है, तो मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशन। और जो कि चेंज ऑफ सीजन, जैसे गर्मी में भयंकर गर्मी और ठंडी में भयंकर गर्मी का जो आपका नॉर्थ का प्लेन एरिया है ये भी इंडिया में प्रेजेंट है। तो इंडिया में लगभग ऑल टाइप्स ऑफ द ज्योग्राफिकल कंडीशन as well as the climatic condition are present and its vastness and because of its also vastness India is considered as a subcontinent। लेकिन बच्चों मैंने कहा था कि ब्रिटिशर्स इंडिया को सबकॉन्टिनेंट इस वजह से वर्ड यूज करते थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इंडियन पीपल के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग्स आए और वो कभी ये फील कर सके कि दे आर द पीपल ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री। ये फीलिंग्स को रोकने के लिए ब्रिटिशर्स हमेशा इंडिया को एक कंट्री न कह करके बच्चों हमेशा एक सब कॉन्टिनेंट कह देते हुए हमेशा दे ऑलवेज यूज दैट इंडिया इज ए सब कॉन्टिनेंट नॉट ए कंट्री, सो दैट इंडियन पीपल इन द पीपल ऑफ इंडिया देयर शुड बी नॉट जनरेशन ऑफ द नेशनलिज्म, they should never understand, they should never think that they are the people of a particular country, so they should not think about the freedom। ठीक है, इस वजह से बेटा वो हमेशा यूज करते थे। ठीक है, तो अब ये मैंने बताया आपको। तो बेटा हम एग्रीकल्चर की जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है इनको तीन ग्रुपों में डिवाइड करते हैं। पहला बच्चों होता है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, पहला होता है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो सबसे पहले में हम आते हैं कि इंडिया के एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को हम तीन ग्रुप में डिवाइड करते हैं। तीन इनके वे ऑफ एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के बेस पर हम इनको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है बेटा प्रिमिटिव सबसिस्टेंस सबसिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग सबसे पहला आता है बेटा प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग।
तो सबसे पहला, दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ द एग्रीकल्चर, फर्स्ट मेथड ऑफ एग्रीकल्चर प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। और दूसरा आता है बेटा इंटेंसिव फार्मिंग, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। और तीसरा आता है बेटा कॉमर्शियल फार्मिंग। तो हम 3 ग्रुपों में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा आता है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। दूसरा बच्चों हम लोगों का आता है सबसिस्टेंस प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। दूसरा आता है बच्चों हम लोगों का इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। और तीसरा हम लोगों का आता है बच्चों कॉमर्शियल फार्मिंग। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है। फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है। वी विल एक्सप्लेन अबाउट द प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है। तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में देखें बच्चों, फार्मिंग के बारे में देखें तो ये प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग जो होती है, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग जो बच्चों होती है, ये उन एरिया में, ये डेंस वेजिटेटिव एरिया में की जाती है। वे डेंस वेजिटेटिव एरिया में दिस टाइप्स ऑफ द एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस इन द डेंस वेजिटेटेड एरिया। डेंस वेजिटेटेड एरिया बच्चों जहां पर बहुत ज्यादा फॉरेस्ट है, जहां पर बहुत ज्यादा फॉरेस्ट है, मींस मोस्ट ऑफ लैंड इज कवर्ड बाय द फॉरेस्ट। ऐसे एरिया में बच्चों ये की जाती है जहां पर बहुत ज्यादा, जहां का मोस्ट पार्ट ऑफ द लैंड इज कवर्ड बाय द फॉरेस्ट। एंड दिस टाइप्स ऑफ द एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस बाय द स्पेशली ट्राइबल पीपल हु लिव इन द फॉरेस्ट एरिया। तो ये प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या हुआ, दिस टाइप्स ऑफ द एग्रीकल्चर इज आल्सो प्रैक्टिस। पहली प्रॉपर्टी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की, पहले प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की बच्चों पहली प्रॉपर्टी सबसिस्टेंस फार्मिंग की पहली प्रॉपर्टी बच्चों, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की पहली प्रॉपर्टी, दिस इज आल्सो प्रैक्टिस इन द dense vegetative area where the most of the area land area is covered by the forest, and this types of the agriculture is practiced by those people who are especially tribal people, means they are living in the forest. By them this types of the agriculture activities is this types of the agriculture is परफॉर्म। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्यों ये लोग करते हैं बेटा, क्योंकि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई बच्चों एक ये फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट में कोई एक ट्राइबल कम्युनिटी यहाँ पर रह रही है। ट्राइबल कम्युनिटी को बेटे जमीन, किसी जमीन पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी करना है तो जाके फॉरेस्ट को साफ कर लेगी और फॉरेस्ट को क्लियर करेगी, फॉरेस्ट वहाँ के पेड़ों को काट देगी, जो झाड़ियाँ वगैरह उनको जला करके वहाँ पर अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटी को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। दे स्टार्टेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी। और मोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय द फैमिली मेंबर्स एंड मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट मटेरियल इज आल्सो कंज्यूम्ड बाय द पर्टिकुलर फैमिली। ठीक है बच्चों, तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एक मतलब फैमिली फार्मिंग होती है। फैमिली के मेंबर ही उसमें उसकी डिफरेंट एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं और स्पेशली फैमिली के नीड्स को फुलफिल करने के लिए इस एग्रीकल्चर एक्टिविटी को किया जाता है। केवल दे डोंट रिक्वायर द मटेरियल टू सेल इन द मार्केट। देयर मेन पर्पज इज, उनका मेन पर्पज होता है बच्चों की क्या कहते हैं, वो प्रोडक्शन करें और अपनी फैमिली की नीड्स को, जो फूड की नीड्स है उसको फुलफिल कर सकें। तो पहली प्रॉपर्टी, इट इज प्रैक्टिस इन द मोस्ट डेंस फॉरेस्ट एरिया, जहां पर ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट एरिया होता है वहां पर ये की जाती है। अब बच्चों ये जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है बच्चों, ये इसमें जो पूरा वर्क ऑफ प्रोडक्शन होता है दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, बिकॉज देयर इज नो यूज ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द केमिकल एज वेल एज द फर्टिलाइजर्स विच आर बेसिकली यूज्ड इन द यहाँ देखें जो मॉडर्न एग्रीकल्चर एक्टिविटी कमर्शियल या इंटेंसिव फार्मिंग है, वहां पर हम देखते हैं बच्चों बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ द केमिकल्स या फर्टिलाइजर्स इज यूज फॉर इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। लेकिन बच्चों ये लोग कोई फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज नहीं करते हैं, ये लोग केवल नेचुरल फर्टिलिटी पर प्रोडक्शन करते हैं। इसके बाद बच्चों इरिगेशन के लिए जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग जहाँ पर होती है वो इरिगेशन के लिए दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल। देयर इज नॉट फैसिलिटीज of the irrigation facilities just like as a tube well और canals वगैरह की कोई facilities नहीं है। they are totally dependent on the rainfalls for the irrigation, they are totally dependent on the rainfall and they are not using the different types of the HYB seed. They are basically using the normal seeds and that's why
ठीक है। ये किसी भी तरीके के बेटे मॉडर्न टूल्स यूज नहीं करते हैं, ये वही पुराने टूल्स वही हो या वही बैल या कुल्हाड़ी या मतलब फावड़े से ही अपने इरिगेशन को टिलिंग कर लेते हैं। बट देयर इज नॉट यूज ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी जस्ट लाइक ट्रैक्टर वगैरह, इस टाइप की कोई भी चीजें ये लोग यूज नहीं करते हैं। तो ये बहुत स्टार्टिंग से जब एग्रीकल्चर एक्टिविटी परफॉर्म की गई थी बेटे, तब से ये मेथड ऑफ एग्रीकल्चर है। इसमें बेटे क्या करते हैं कि जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है वो एक पर्टिकुलर एरिया की जंगल को काट करके क्लियर करके वहां पर अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। वहां के ये सर्व वगैरह को जला देते हैं। इस वजह से बेटा इसे स्लैश मेथड ऑफ एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, इसे झूमिंग मेथड ऑफ एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, इसे पेडू मेथड ऑफ एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, इसे बेवार मेथड ऑफ द मेथड भी कहा जाता है। तो ये बेटे डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट ये हर कंट्रीज में प्रैक्टिस की जाती है। स्पेशली अगर इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में स्पेशली इट इज प्रैक्टिस इन द नॉर्दर्न ईस्ट स्टेट्स लाइक मेघालय, लाइक मिजोरम, लाइक त्रिपुरा, लाइक नागालैंड, लाइक मध्य प्रदेश, लाइक सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, जहां पर बेटे ट्राइबल कम्युनिटी ज्यादा है, लाइक बिलासपुर वगैरह में, और छत्तीसगढ़, झारखंड, दीज आर द मेन स्टेट वेयर दिस टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव subsistence agriculture is in practice. This types of the agriculture is in practice, especially in some part of Madhya Pradesh, Jharkhand, Chhattisgarh, Meghalaya, Tripura, Nagaland. ठीक है, these are the areas where there is a dense vegetations, forest, वहां पर इस एग्रीकल्चर को परफॉर्म किया जाता है बच्चों। तो ये डिफरेंट नेम से भी, ये इस एग्रीकल्चर को हम डिफरेंट नेम से भी जानते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर इंडोनेशिया में इस एग्रीकल्चर को हम लोग बेटे लदांग के नाम से जानते हैं। इंडोनेशिया में बच्चों इसको किस नाम से, लदांग के नाम से जाना जाता है। लदांग के नाम से जाना जाता है। इन इंडोनेशिया इट इज आल्सो नोन एज ए लदांग के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद बेटे मैक्सिको, और इसे मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका में, मैक्सिको बेटा सेंट्रल अमेरिकी एक देश है, मैक्सिको सेंट्रल अमेरिकी एक देश है। तो मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में इस मेथड ऑफ एग्रीकल्चर को बच्चों मिल्पा के नाम से जाना जाता है। मिल्पा के नाम से जाना जाता है। इट इज आल्सो नोन एज ए मिल्पा इन द स्पेशली इन द सेंट्रल अमेरिका इज नोन एज ए, और इसे बेटा वेनेजुला में बच्चों इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कॉनकोर के नाम से जानते हैं। इसके बाद इसे रोगा के नाम से जाना जाता है, इसे राय के नाम से भी जाना जाता है। डिफरेंट कंट्रीज में इसे डिफरेंट नेम से भी जाना जाता है। स्पेशली हम इंडिया में देखें तो इंडिया में भी इसे जो हम डिफरेंट नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ईस्टर्न नॉर्दर्न स्टेट या ईस्टर्न नॉर्दर्न स्टेट एज द, जैसे कह दिया जाए झारखंड, नागालैंड में, इन सब स्टेटों में से झूम मेथड ऑफ द एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। इट इज आल्सो नोन एज ए झूम मेथड। बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में बच्चों इसे दीपा के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में बच्चों इसे बेवार के नाम से जाना जाता है। एंड एज वेल एज इसे उड़ीसा में बेटे कुमारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट नेम से बेटे डिफरेंट स्टेट में जानी जाती है। बट इसे झूमिंग मेथड ऑफ एग्रीकल्चर या स्लैश या बर्न मेथड ऑफ एग्रीकल्चर इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें